हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी हमारी कंट्री में क्यों इतना कॉमन है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी तरह की डायबिटीज़ होती है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे चेक करते हैं। जो डिप्सी गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग हम आपका जीटीटी करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अगर मान लो आपको सही में डायबिटीज़ डेवलप हो गई तो आपकी बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जब वो पेट में है तब क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आगे जाके जब डिलीवरी हो जाएगी जैसे जैसे बड़ा होगा क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, माँ को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिलीवरी कैसे करानी चाहिए। अगर जेस्टेशन डायबिटीज़ है तो उसका मैनेजमेंट क्या होता है। अगर प्रॉपर डायबिटीज़ है कि मतलब कि प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ऑलरेडी डायबिटिक मदर थी, उसको बच्चा ठहर गया यानी कि वो प्रेग्नेंट हो गई, और ये मदर है जिसको पता ही नहीं था, वो प्रेगनेंसी के समय 24-25 हफ्ते के बाद उसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डेवलप हुई। तो दोनों में क्या चेंजेस आते हैं और क्या डिफरेंस आता है, ये आज हम इस वीडियो में सुनने वाले, तो एंड तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं डिप्सी गाइडलाइंस। डिप्सी गाइडलाइंस यानी कि जो लेटेस्ट गाइडलाइन मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी। पहले हम आपको भूखे पेट बुलाते थे, पूरी रात भूखे रहना है, सुबह आपको दूध भी नहीं लेना है, चाय भी नहीं लेनी, सीधे हॉस्पिटल आना है और भूखे पेट आपको ग्लूकोज पीना है। तो अब लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है कहती है कि प्रेग्नेंट लेडी को इतनी देर भूखा नहीं रखना है, और इतनी सारी शुगर अगर एक साथ दे देंगे तो पेशेंट को उल्टी हो जाएगी, जो कि बड़ा कॉमन है। अगर पेशेंट भूखे पेट आती है, उसको एकदम से खूब सारा ग्लूकोज 75 ग्राम्स ग्लूकोज दे दो तो ज़्यादातर अधिकांश लेडीज उल्टी कर देती है। अगर उल्टी हो जाती है तो 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के अंदर अगर उल्टी हो गई यानी कि उसने जितनी शुगर पी सारी बाहर आ गई, तो उसको वापस नेक्स्ट डे बुलाना पड़ता है टेस्ट के लिए। अगर उसने आधे घंटे तक उसको अंदर टॉलरेट कर लिया, उसके बाद उल्टी करी, तो मान के चलते हैं कि अंदर इफेक्ट जो आना था आ गया। ठीक है, तो आपको 75 ग्राम्स ग्लूकोज मिलता है। आप किसी भी टाइम आए, दिन में आए, रात में आए, सुबह आए, खाना खाकर आए, नहीं खाकर आए, जैसे भी, भूखे नहीं आना है। और 2 घंटे बाद आपका टेस्ट होगा। 140 के नीचे मतलब नॉर्मल, 140 से 200 के बीच में यानी कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप हो रहा है, आपकी बॉडी में शुगर बढ़ रहा है, जो कि डायबिटीज आपको प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है, पहले से नहीं था। और अगर आपको पहले से होगा तो फिर वो 200 से ऊपर रिपोर्ट आएगी। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी जीटीटी करा चुके हैं या फिर कराने वाले, मैं उनको बता दूं कि आपका जीटीटी जब आप हॉस्पिटल आती हैं तो नॉर्मली 24 से 28 हफ्ते के बीच में होता है। अगर मान लीजिए आप शुरू में नहीं आई, आपका ब्लड शुगर हुआ नहीं, डॉक्टर को लग रहा है आपकी बॉडी देखकर बहुत हाई बीएमआई है या बच्चा बड़ा है, उन्होंने एक जीटीटी आपका कर दिया, से फॉर एग्जांपल 20 हफ्ते पे कर दिया, तो आपका वापस से 24 से 28 हफ्ते के बीच में एक जीटीटी और होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके डॉक्टर भूल जाए तो आप उनको बताइए कि मुझे वापस कराना है। 3 हफ्ते का गैप चाहिए। अगर आपने 23-24 वीक्स पे कराया तो वापस कराने की जरूरत नहीं है, 28 पे नहीं कराना है। लेकिन अगर 20 पे करा लिया, 19 पे करा लिया, तो 24 से 28 के बीच में एक बार वापस कराना है। और अगर आपने शुरू में 7 महीने दिखाया ही नहीं, सीधे आप 8वें महीने में गई हैं, तो फिर आपका जीटीटी एक बार ही होगा, और आपके डॉक्टर को ये करना चाहिए। एक जीटीटी पूरी प्रेगनेंसी में जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो फिर आपका एक जीटीटी शुरू में होगा जब आप बुकिंग के लिए आएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और एक सेकंड और थर्ड के बीच में यानी कि 24 और 28 के वीक्स के बीच में। 24 to 28 वीक्स यानी कि आपके जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर का जो जंक्शन आता है बीच का टाइम, उसमें करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको उल्टी जैसा लग रहा है, आपको ग्लूकोज पानी में घोल के नहीं पिया जा रहा है, तो आप उसमें थोड़ा लेमन जूस डाल सकती है, थोड़ा नींबू डाल लीजिए, तो शिकंजी जैसा बन जाएगा। दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, अब प्रेगनेंसी में अगर आपको हम बताएं कि आपका शुगर कितना होना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगी? फास्टिंग कितना होना चाहिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद कितना होना चाहिए, 2 घंटे बाद कितना होना चाहिए, रैंडम कितना होना चाहिए। तो जो हम नॉर्मल जो वैल्यूज हम फॉलो करते हैं, हालांकि हर लैब अलग अलग चीज फॉलो करती है, बट एक मोटी मोटी तौर पे एवरेज जब आप ग्लूकोज अपना कराती है, ब्लड शुगर रैंडम, जैसे आप आए हॉस्पिटल में, आपने कुछ भी खाया हुआ है, कभी भी खाया हुआ है, कोई कुछ पूछ नहीं रहा, बस ऐसी शुगर दे दी आपने। कितनी बार आप डॉक्टर से पूछती है, लैब वाले से पूछते हैं कि मैं भूखे पेट तो नहीं आई हूँ, या मैंने अभी जस्ट खाना खाया है तो मैं करा लूँ क्या? तो उसको बोलते हैं रैंडम शुगर, यानी कि हमको कोई मतलब नहीं आपने क्या खाया, क्या कब खाया, कितने बजे खाया, हमने आपकी रैंडम शुगर करी। रैंडम शुगर किसी भी टाइम 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर हाई आ रही तो डॉक्टर आपसे पूछेंगे आपने खाना कब खाया। अगर आप खाना खाकर आई हैं और 1 घंटे के अंदर आपने टेस्ट करा लिया, तो फिर वो 140 तक हो सकता है। और अगर खाना खाया आपको 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे के अंदर वो डाइजेस्ट होकर 120 के नीचे होना चाहिए। तो अगर पोस्ट प्रैंडल पीपी जिसको बोलते हैं, पोस्ट प्रैंडल शुगर देखेंगे, 1 घंटे के अंदर 140, 2 घंटे के अंदर 120, उससे कम, 140 से ज्यादा नहीं, 120 से ज्यादा नहीं, और फास्टिंग आपका 95। अगर हमको पता है आप बिल्कुल भूखे पेट आई है तो आपको 95 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इन जनरल रैंडम शुगर 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम गोल्स लेके चलते
चलते हैं मेटाबॉलिक गोल्स, और आपको अगर हमको लग रहा है कि आप जेस्टेशन डायबिटीज की तरफ जा रही हैं या फिर आपका HbA1c हल्का सा 6 के आसपास पहुंच रहा है, 5.8, 5.9, 6 के ऊपर नहीं गया है अभी, तो हम आपको डाइट से कंट्रोल करेंगे। इवन 6.5 तक बहुत से डॉक्टर्स डाइट से ही कंट्रोल कराते हैं कि भाई शुगर बंद कर दो, अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दो, योगा शुरू कर दो प्रेगनेंसी में। डाइट एंड एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन आपके सारे मेटाबॉलिक गोल्स को ठीक करने में हेल्प करता है, यानी कि आपका रैंडम शुगर, आपका फास्टिंग शुगर, PP शुगर 1 आवर 2 आवर सब कुछ नॉर्मल कर देता है। अब अगर इसको बोलते हैं MNT यानी कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, अगर मेडिकल न्यूट्रिशन लेने के बाद भी, फाइबर डाइट बढ़ाने के बाद भी, कार्बोहाइड्रेट कम करना, प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाना, फैट, हेल्दी फैट्स लेना, ये सब करने के बावजूद भी आपका नहीं ठीक हो रहा है, शुगर नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर आपको इंसुलिन भी लिया जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, मैं पहले तो टैबलेट्स पे थी, अभी इंसुलिन क्यों लिया? अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक थी या आपको PCOD था, आपको मेटफॉर्मिन चल रहा था, तो मेटफॉर्मिन तो फिर भी हम कंटिन्यू करते प्रेगनेंसी में। क्यों हम आपको ओरल टैबलेट्स नहीं दे रही? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई और टैबलेट ले रही थी, डायबिटीज के लिए ग्लिबुराइड चल रहा था या कोई और चल रही थी, उसको क्यों बंद करते हैं? क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे में जा सकती है। ये ड्रग्स जो है अंदर चली जाती है बच्चे के अंदर जाएगी तो बच्चे को शुगर लो हो जाएगा, और शुगर लो बहुत डेंजरस है। हाई शुगर से बच्चा मोटा हो सकता है, बट शुगर लो इज वेरी डेंजरस, इवन आपके लिए बहुत डेंजरस है। आपने देखा होगा जब भी बेहोशी के डॉक्टर आपको चेक करेंगे तो लो शुगर से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हाई शुगर से नहीं। वो आपकी शुगर हमेशा हायर साइड पे रखते हैं, क्योंकि लो शुगर में कब आपका BP फॉल हो गए, कब आपका हार्ट बंद हो जाए, ये पता ही नहीं चलता। तो हाई शुगर को फिर भी मैनेज कर सकते हैं, राइट? इसलिए ओरल जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती हैं, जो आप डायबिटीज के लिए पहले ले रही थी, प्रेगनेंसी में नहीं देते। तो पहले डाइट और एक्सरसाइज से मैनेज करते, नहीं मैनेज होता, हमारे मेटाबॉलिक गोल्स जो मैंने आपको बताए जितनी शुगर होनी चाहिए वो नहीं मैनेज होते, तो आपको सीधे इंसुलिन पे लेते हैं। और अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, शुरू से आपको डायबिटीज है, जेस्टेशन डायबिटीज नहीं, आपको शुरू से डायबिटीज है, हमको पता है कि आपको शुरू से डायबिटीज है, तो हाथों हाथ जैसे ही आप प्रेग्नेंट होंगी आपकी टैबलेट बंद करके आपको इंसुलिन पे ले लिया जाएगा। इंसुलिन की डोज टाइट्रेट करेंगे आपकी बॉडी वेट और आपकी शुगर के लेवल से। तो जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनको पता है, आपको खुद मॉनिटरिंग आ जाती है, आप अपनी डायरी बनाते हैं, आप अपना शुगर लेवल लिखते हैं, डॉक्टर उसके हिसाब से इंसुलिन की डोज चेंज करते हैं। तो डाइट, एक्सरसाइज एंड इंसुलिन, यही 3 ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक है तो शुरू से ही ये तीनों चलेगा। अगर आप डायबिटिक नहीं है और 24 हफ्ते के बाद आपकी GTT में पता चला, क्यों 24 हफ्ता? मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, सबसे ज्यादा जो डायबिटीजेनिक कंडीशन होती है वो 24 to 28 वीक्स के बीच में होती है। उस समय सबसे ज्यादा टर्बुलेंस हो रहा होता है, उसी समय सबसे ज्यादा RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में मिक्सिंग भी होती है ब्लड की, और उसी समय सबसे ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। तो अगर उस समय आपको डायग्नोज हुआ है तो फिर आपको पहले एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल करेंगे, नहीं होगा तो फिर इंसुलिन पे लेंगे, ठीक है? तो ड्रग्स का कोई रोल नहीं है, ऑलराइट? ओनली मेटफॉर्मिन कैन बी गिवन। ध्यान रखिए, मेटाबॉलिक गोल्स में HbA1c को हमेशा 6.5 के नीचे रखना है। 6 to 6.5 के बीच में अलर्ट शुरू हो जाएगा, आपके फाइल पर रेड अलर्ट आ जाएगा कि भाई आपको अपने डायबिटीज कंट्रोल करनी है, ठीक है? अब डिफरेंस बिटवीन ओवर डायबिटीज यानी कि जो ऑलरेडी डायबिटिक है या फिर जिनको 24 वीक्स के बाद हुआ है, मेजर डिफरेंस ये हो गया कि आपका इंसुलिन कब स्टार्ट होता है, इनका पहले से होता है, इनका बाद में शुरू करते हैं जब पता चलता है, वो भी तब जब एक्सरसाइज से और डाइट से कंट्रोल नहीं हो रहा। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज इस तरह की पेशेंट को ज्यादा होंगे जिसको ऑलरेडी शुरू से डायबिटीज है, क्योंकि इनके ऑलरेडी शुगर हाई था, शुरू से इनका HbA1c हाई था, तो इनके बच्चे में हार्ट डिफेक्ट्स, ब्रेन के डिफेक्ट्स या फिर स्पाइनल कॉर्ड की डिफेक्ट्स बड़ी कॉमन होती है, ठीक है? तो कंजेनिटल एनोमलीज इन पेशेंट्स को होती है जिनको डायबिटीज है, ऑलरेडी डायबिटीज थी और ये प्रेग्नेंट हो गई। जिनकी डायबिटीज प्रेगनेंसी के समय डायग्नोज हुए वो ऑलरेडी 6ठे महीने में जाके डायग्नोज हुआ है, यानी कि शुरू से शुगर हाई नहीं था, 6ठे महीने में आने के बाद थोड़ा बॉडी में चेंजेस हुए, तब तक बच्चा ऑलरेडी पूरा बन चुका है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस बिकॉज ऑफ डायबिटीज जेस्टेशन डायबिटीज में नहीं होते, किसी और कारण से हो जाए तो हो, लेकिन डायबिटीज की वजह से जेस्टेशन डायबिटीज में नहीं होंगे, ओवर डायबिटीज जो ऑलरेडी डायबिटिक थे उनको होंगे, ठीक है? इसलिए जो हम एनोमली स्कैन करते हैं वो सब में करते हैं, वो अब यूनिवर्सल हो गया है। जो 20 वीक्स पे हम आपको डिटेल स्कैन लिखते हैं, हर पेशेंट का लिखते हैं, क्योंकि किसी को भी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी बच्चे की हो सकती है, और सरकार ने 24 वीक्स तक अलाउ किया है कि बच्चे को अबॉर्ट करा जा सकता है अगर ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी कि बच्चा नहीं जिएगा, ठीक है? अब अगर ऑलरेडी वो डायबिटिक पेशेंट थी, ओवर डायबिटीज, जिसको बार बार ओवर डायबिटीज कह रही हूँ, जिसको ऑलरेडी डायबिटीज थी, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसको सिर्फ एनोमली स्कैन नहीं, उसको बच्चे का कार्डियक इको भी कराना होता है, बच्चे का हार्ट का इको, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन जो कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे में वो है हार्ट डिफेक्ट्स, ठीक है? हार्ट के बाद आता है ब्रेन और ब्रेन के बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड, ये तरह तरह की एबनॉर्मलिटीज होती हैं, बट जेस्टेशन डायबिटीज वाली माँ को कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज नहीं होती है। बच्चे की मॉनिटरिंग में जैसे मैंने आपको बताया, एनोमली स्कैन तो करना ही करना है, फीटल इको तब करना है अगर ऑलरेडी आप डायबिटिक थी और आप प्रेग्नेंट हो गई, और बच्चे की ग्रोथ स्कैन्स 28 वीक्स के बाद आप 3-3, 4-4 हफ्ते से बच्चे के ग्रोथ स्कैन करें, मैनुअली जाके डॉक्टर को दिखाएं। अगर उनको लगेगा बच्चे का वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 4 kg से ऊपर, 4.5 kg से ऊपर, तो चांसेस
चांसेस ऑफ सिजेरियन बढ़ जाते हैं। हालांकि 4.5 तक नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बट वो डिपेंड करता है आपकी पेल्विस में कितनी जगह है। अगर आप मेरे से परसेंटेज पूछिए तो कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज की परसेंटेज उन लोगों को जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, जिनका की डायबिटीज कंट्रोल में नहीं, उनमें सबसे ज्यादा है। जिनका की HbA1c 9 से ऊपर है, 20% चांसेस होते हैं ऐसे पेशेंट्स को बच्चा का एब्नॉर्मल होना। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आप फोलिक एसिड जरूर शुरू करें 3 महीने पहले से, जिससे कि कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज जो ब्रेन से रिलेटेड है, स्पाइना बाइफिडा वगैरह, वो सब ना हो। और दूसरी चीज, आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल करके HbA1c को 6.5 से नीचे लेकर आए। ठीक है, अब लास्ट में आपको बताती हूँ कि बच्चे में और माँ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सुनिएगा ध्यान से। माँ में हो सकता है कीटो एसिडोसिस, यानी कि डायबिटीज इतना बढ़ गया कि अंदर कीटोन्स बन गए। रेटिनोपैथी यानी कि ब्लाइंडनेस हो सकती है, रेटिना खराब हो सकता है। न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी का मतलब न्यूरो यानी कि ब्रेन और नेफ्रो यानी कि किडनी, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। किडनी के जो ब्लड वेसल्स हैं खराब हो सकते हैं। माँ को एबॉर्शन हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, बार बार फंगल इन्फेक्शन या किसी और तरह का यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में पानी ज्यादा भरना, प्लासेंटा प्रीविया यानी कि आंवल का नीचे आना, क्योंकि आंवल बड़ी हो जाती है ऐसे केस में, बच्चा बड़ा तो आंवल भी बड़ी, प्रीटर्म लेबर में जा सकती है माँ, मेम्ब्रेन्स रप्चर जल्दी हो सकती है, एब्रप्शन हो सकता है, जितना बड़ा प्लासेंटा उतनी जल्दी जगह छोड़ता है, ऐसे केस में बच्चे को डेथ के चांसेस होते हैं। ओलिगोहाइड्रोमनियोज यानी कि पानी कम हो जाना भी कॉमन है। अब आप पूछेंगे कि भाई पानी ज्यादा हो रहा था, कम कैसे हो गया? पानी कम तब होता है जब आप ऑलरेडी डायबिटिक थी और आपके ब्लड वेसल्स खराब हो रहे, तो आपको ब्लड प्रेशर शुरू हो गया, आपको वेस्कुलोपैथीज हो गई, जिस वजह से आपका पानी कम हो गया, बच्चे की ग्रोथ कम हो गई। उसके अलावा और क्या हो सकता है? मदर को इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से डिस्ट्रेस हो सकता है। मदर की ऑपरेटिव डिलीवरीज यानी कि सिजेरियन डिलीवरी, फॉरसेप्स डिलीवरी, शोल्डर डिस्टोशिया हो गया, बच्चा फंस गया तो नीचे से कट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, और ये बार बार होने के चांसेस 50% से ज्यादा रिकरेंस होता है। और 50% लेडीज को आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो जाती है। आगे जाके माँ को कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ओबेसिटी यानी कि पेट मोटा हो जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो सकते हैं, और बार बार रिकर कर सकते हैं, बार बार नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आ सकता है। अब आते हैं बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। काफी कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक मोटी मोटी तौर पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। बच्चे को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, बच्चे की जो लंग्स है जल्दी मैच्योर नहीं करती, क्योंकि शुगर ज्यादा है तो सर्फेक्टेंट जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। बच्चे को शुगर लो भी हो सकता है, बच्चा बड़ा मोटा हो सकता है, जिस वजह से डिलीवरी के समय उसको डेथ भी हो सकती है, डिलीवरी के समय फंस सकता है, उसको सडनली पेट के अंदर डेथ हो जाती है, उसको सडन IUD बोलते हैं, जिसका कोई रीजन हमको नहीं पता क्यों, बट सडनली बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। हार्ट डिजीज, बर्थ इंजरीज, डिलीवरी के समय कोई हड्डी टूट जाना बिकॉज मोटापे की वजह से बच्चा फंस जाता है। ग्रोथ रिटार्डेशन तब होता है जब प्लासेंटा में प्रॉब्लम्स शुरू होती है और लंग मैच्योरिटी कम होती है, इससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। कई बार उसकी आंतों में इन्फेक्शन होता है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस बोलते हैं, एबॉर्शन और प्रीटर्म लेबर मैंने आपको पहले भी बताया। आगे जाके इन बच्चों में बार बार शुगर का कम होना, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होना, बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी होना, और अंदर RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। हाइपर बिलीरुबिनीमिया यानी कि जॉन्डिस के चांसेस ऐसे बच्चों में ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड बहुत थिक हो जाता है, पतले ब्लड की जगह मोटा मोटा ब्लड हो जाता है, और आगे जाके हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी यानी कि कार्डियक डिजीज हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ आगे जाके अगर ये बच्चे बड़े होते हैं तो जैसे माँ को ओबेसिटी होती है, इसी तरह से बच्चे को भी ओबेसिटी हो सकती है। बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है वो हो सकता है। तो देखा आपने डायबिटीज कितनी खतरनाक चीज है। हमारी डाइट को हमको सही रखना है, हमको डायबिटीज की तरफ नहीं जाना है। जो लोग डायबिटिक हैं, ध्यान नहीं रख रहे हैं, मीठा बहुत खा रहे हैं, प्लीज ध्यान रखिए, स्पेशली लेडीज, क्योंकि आपके अंदर एक नन्ही सी जान पलती है, आप उसको भी एक बीमारी देके पैदा करेंगी। आपके जाने के बाद हो सकता है जब वो बड़ा हो तो उसको आगे जाके डायबिटीज हो जाए, मोटापा आ जाए, और जब छोटे बच्चे डायबिटीज डेवलप करते हैं तो उनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं, IDDM यानी कि डायबिटीज टाइप 1। और एडल्ट एज में जो डायबिटीज होती है उसको टाइप 2 बोलते हैं, जो कि ड्रग से मैनेज होती है, उसमें इंसुलिन का कोई ज्यादा रोल नहीं होता, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसमें कमी नहीं होती इंसुलिन की। तो ऐसे बच्चों को डिलीवरी के लिए नॉर्मली 38 से 40 वीक्स के बीच में करते हैं। जरूरी नहीं कि 38-39 पे करना है, डिपेंड करता है कि आपकी डायबिटीज कितनी कंट्रोल्ड है, बच्चे का वेट क्या है, डॉपलर्स क्या बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 37-38 के बाद कभी भी डॉक्टर आपको बोल सकते हैं डिलीवरी के लिए, चाहे नॉर्मल चाहे सिजेरियन, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। तो वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो नॉलेजेबल है, तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं करा हुआ है, और मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप वीडियो कॉल या वॉइस कॉल बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे, कॉल मत करिए, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली आप बुक कर सकते हैं कंसल्टेशन। थैंक यू वेरी मच।